डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर अपन एनसीईआरटी बेस्ड नीट जेई बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होगी उनको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। आपको पर सीरीज़ के अंदर जो पर पार्ट के अंदर 20 क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये सजेशन है कि आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार आपके पास जो भी नोट्स अवेलेबल है या जो भी बुक अवेलेबल है उससे एक बार आप थ्योरी को अच्छे से रीड कर लें, क्योंकि थ्योरी बेसिक थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर अपन कंटिन्यूसली उसके जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है वो अपन यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अभी अपना एम जो है इन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो आप पहले एक बार जो भी नोट्स अवेलेबल है आपके पास उनको एक बार आप रीड कर ले, ताकि इस थ्योरी के अंदर यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आएंगे उनके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं हो। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में रीड कर लेता हूँ, एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ अ प्लास्टिक रॉड, कैसी रॉड है? प्लास्टिक रॉड, रब्ड विथ फर इज मेड टू टच to small pith balls suspended nearby, then which figure shows their final configuration। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कोई पिथ बॉल है, ये बॉल है और इसको आपने प्लास्टिक की रॉड के साथ क्या किया? रब किया। तो जब पिथ बॉल को प्लास्टिक की रॉड के साथ रब करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। अब बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होगा तो कोई एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, कोई एक बॉडी क्या हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज। जैसे पिथ बॉल से कुछ इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक रॉड की तरफ चले गए तो प्लास्टिक की रॉड जो है वो नेगेटिव हो जाएगी और पिथ बॉल कैसे चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिव। तो दो अलग अलग पिथ बॉल है, ये एक दूसरी पिथ बॉल है, इसको भी आपने क्या कर लिया? इस प्लास्टिक रॉड के साथ, इस प्लास्टिक रॉड के साथ रब किया। तो रब करने से इस पिथ बॉल से कुछ इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक रॉड के अंदर चले गए, तो यहाँ पर ये पिथ बॉल जो है दोनों, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हो गई और ये जो रॉड है कैसी चार्ज हो गई? नेगेटिव चार्ज। जैसे आप अगली स्लाइड के अंदर देख लो एक बार। जैसे ये पॉलीथीन रॉड है, इसको आपने इस ड्राई क्लॉथ के ऊपर रब किया। तो ड्राई क्लॉथ के ऊपर रब करते ही यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इस क्लॉथ से रिमूव होकर के कहाँ पर चले गए? इस रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चले गए। तो रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज हो गई। इसने कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, इसलिए ये कैसी चार्ज हो गई? पॉजिटिव चार्ज हो गई। ठीक है ना। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो फाइनली बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये दोनों बॉल्स जो है इनको आपने रब कर दिया, तो इन दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों बॉल्स के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों बॉल्स को रब किया और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा, तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे से दूर हट जाएगी। दूर हटने के बाद जो फाइनल कंडीशन कैसी हो जाएगी? डायग्राम किस तरीके से हो जाएगा? तो ये जो फाइनल डायग्राम होगा बच्चों इस तरीके से होगा। ये दोनों बॉल रिपेल करेगी तो एक दूसरे से दूर शिफ्ट हो जाएगी, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है तो रिपेल होकर के दूर हो जाएगी। तो अब इस डायग्राम के अंदर कौन सा आंसर होगा? बी वाली सिचुएशन जो है सही है। ठीक है ना। ये वाली फर्स्ट वाली सिचुएशन में तो बॉल न्यूट्रल एक दूसरे के पास पड़ी है, थर्ड वाली सिचुएशन में बॉल अट्रैक्ट हो रही है, जबकि दोनों बॉल को आपने एक ही रॉड से रब किया है तो दोनों बॉल के ऊपर जो चार्ज आएगा वो सेम आएगा। सेम चार्ज आने की वजह से दोनों रिपेल करनी चाहिए, पर इस डायग्राम के अंदर तो दोनों पास है और ये जो है ये तो इररिलेवेंट डायग्राम है, इसलिए इसका आंसर जो होगा फाइनल आंसर वो कौन सा होगा बच्चों? बी वाला आंसर होगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं अपन, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अ कॉम्ब runs through one's dry hair attract small bits of paper, this happens because। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? आपने कॉम्ब को अपने बालों से जो है रब किया, उसको ड्राई हेयर से रब किया और फिर उसके बाद जो है वो कॉम्ब जो है, ये जो कॉम्ब है ये पेपर के छोटे छोटे पीसेज है, उन पीसेज को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये अट्रैक्शन किस वजह से हो रहा है ये बताना। अब ऑब्वियसली अट्रैक्शन हो रहा है तो किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसके ऑप्शंस अपन रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कॉम्ब इज गुड कंडक्टर। नहीं, कॉम्ब कंडक्टर थोड़ी होता है, कॉम्ब तो इंसुलेटर होता है, प्लास्टिक का बना हुआ होता है। पेपर इज अ गुड कंडक्टर। नहीं, पेपर भी इंसुलेटर होता है। द एटम इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम्ब। ठीक है ना। ये ऑप्शन सी वाला ऑप्शन जो है वो सही सेट बैटर। देखो फोर्थ ऑप्शन भी मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। द कॉम्ब पजेज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, या मैग्नेटिक का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये दो ऑप्शन जो है ए और ये सॉरी तीन ऑप्शन ए और जो बी और डी ऑप्शन जो है वो तो रिजेक्टेड है। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि सी कह रहा है कि जब आप इसको कॉम्ब को इस पेपर पीस के पास लाओगे तो कॉपर, ये जो पेपर पीस है इसके आयंस जो होंगे पोलराइज्ड हो जाएंगे, एटम्स पोलराइज्ड हो जाएंगे और एटम्स पोलराइज्ड होने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका जो आंसर होगा फाइनल वो सी होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। वन मेटालिक स्पेयर, एक मेटालिक स्पेयर ए है गिवन पॉजिटिव चार्ज, वेराज अनदर आइडेंटिकल मेटालिक स्पेयर बी ऑफ एक्जैक्टली सेम मास एज
ऑफ कैपिटल ए इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, एक बार आप चाहो तो वीडियो प्ले रोक करके पॉज करके क्वेश्चन को रीड कर सकते हो, है ना। आपको थोड़ा सा मैं क्या स्पीड थोड़ी सी मेंटेन करूँगा क्योंकि अपन को बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आपके पास दो स्पेयर है, दो स्पेयर, ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। दो स्पेयर है, एक जो स्पेयर है फर्स्ट ए है और दूसरा वाला स्पेयर जो है वो बी है। स्पेयर नंबर ए को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया। क्वेश्चन अपन रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए को पॉजिटिव चार्ज दिया। ठीक है, ये ए जो है स्पेयर, इसको कौन सा चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज। और जो बी वाला स्पेयर है उसको इक्वल अमाउंट में आपने नेगेटिव चार्ज दे दिया, ये जैसे इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है इनके मासेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव चार्ज बच्चों कैसे दिया जाता है, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन आपने हटाए हैं तभी इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस पर नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया, तो ऑब्वियसली कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड किए हैं। इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो अब इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो इसका ए का जो मास होगा, दोनों के मासेस के बारे में बात हो रही है, इसका ए का जो मास होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो ए का मास रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा। और बी के मास की बात करें, बी को नेगेटिव चार्ज दिया, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन कह रहा है ए का मास इंक्रीज होगा, नहीं, ए का मास इंक्रीज कहाँ हो रहा है, ए का मास तो डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो मास बी का डिक्रीज होगा, नहीं, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन डी जो कह रहा है वो मास बी का क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये वाला ऑप्शन जो है सही है, डी वाला ऑप्शन। और वैसे भी आप देखो जो सी और डी जो ऑप्शन है वो एक दूसरे के एंटी है, एक कह रहा है मास बी डिक्रीज होगा और एक कह रहा है मास बी इंक्रीज होगा। तो ऑब्वियसली हमें समझ जाना चाहिए कि इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों में से कोई एक चीज़ तो होनी है बी की। तो बी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बी का मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। देखो बच्चों, 4th नंबर क्वेश्चन है, मैं इसको रीड कर लेता हूँ। इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज टू। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे नेचर में होता है, तो बच्चों आपको ये डिस्कस किया हुआ हमने। एक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है और चार्ज इलेक्ट्रॉन के इंटीजर फॉर्म में होता है, इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा डी ऑप्शन होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। बाकी फर्स्ट कह रहा है हाफ इंटीग्रल नहीं होता है, चार्ज जीरो भी नहीं होता है, जीरो अमाउंट में नहीं होता है। ठीक है ना, और स्क्वायर ऑफ लीस्ट ये भी मन से बनाया हुआ है, तो डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बच्चों नेक्स्ट 5th प्रॉब्लम को अपन डिस्कस कर रहे हैं। 5th प्रॉब्लम क्या कह रही है इसको एक बार देख लेते हैं अपन। चार्ज ऑन अ बॉडी इज Q1 एंड इट इज़ यूज टू चार्ज अनदर बॉडी बाय इंडक्शन। अब बात इंडक्शन की हो रही है। चार्ज ऑन सेकंड बॉडी इज फाउंड टू बी Q2 आफ्टर चार्जिंग देन। अभी क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कोई बॉडी है आपके पास, ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये कोई बॉडी है, सॉरी, ये एक बॉडी है और इसके ऊपर कितना चार्ज पड़ा हुआ है, Q1 चार्ज पड़ा हुआ। अब चार्ज Q1 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसकी कोई बात, इसका कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, कोई भी एक चार्ज अज्यूम कर दो, Q1 चार्ज है और इसकी हेल्प से एक दूसरी बॉडी को आप चार्ज उसके ऊपर इंड्यूस कर रहे हो, एक दूसरी बॉडी के ऊपर, ये दूसरी बॉडी इसके ऊपर। ऑब्वियसली जनरली आपने ये पढ़ा है कि जो Q1 वाला चार्ज वाली बॉडी लाएंगे तो सामने वाली बॉडी जो है इसके जो सरफेस है इसके ऊपर इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है कि जब भी कोई चार्ज बॉडी किसी दूसरी न्यूट्रल बॉडी के पास में लाई जाती है तो उस न्यूट्रल बॉडी के दोनों सरफेसेस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है इन दोनों सरफेसेस के ऊपर। और चार्ज जो होगा, जैसे ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है Q1 वाली बॉडी, तो इसके नियर बाई सरफेस के ऊपर जो होगा इस बॉडी के ऊपर अपोजिट चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, अब जनरली हमने पढ़ा है कि इसके ऊपर अगर ये बॉडी के ऊपर प्लस Q1 चार्ज है तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो माइनस Q2 और फिर पीछे जो होगा वो वापस प्लस Q2 होगा। बट ये ध्यान रखना है कि ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें इन दोनों बॉडीज़, ये जो जिस बॉडी पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ ना वो इस Q1 वाली बॉडी से चार्ज कम भी हो सकता है ना, पर ज़्यादा कभी नहीं होगा। ये Q2 चार्ज जो इस पर इंड्यूस्ड हुआ है बच्चों, ये ज़्यादा कभी नहीं होगा। तो एक्चुअल बात ये है कि जो Q1 होगा वो इस Q2 के इक्वल हो सकता है या फिर इससे ग्रेटर होगा, बट लेस कभी भी नहीं होगा, है ना। ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में जिस बॉडी पे चार्ज डेवलप होता है जनरली मोस्ट लाइकली जो है वो चार्ज इक्वल होता है, लेकिन इससे कम भी हो सकता है ना, पर ज़्यादा कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा बच्चों Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2 होगा, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Q1 और इसके नीचे Q2 को भेज दो बच्चों, तो ये ग्रेटर देन का साइन इक्वल यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना। ये Q2 को मैंने अपॉन में भेज दिया तो Q1 अपॉन Q2 ग्रेटर देन 1, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी वाला होगा, है ना बच्चों। ये नेक्स्ट अब अगले प्रॉब्लम पे आते हैं, आप थोड़ा सा इस थ्योरी को अच्छे तरीके से देख लेना। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन अ पर्सन कॉम्स हिज हेयर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज समटाइम्स जनरेटेड बाय व्हाट प्रोसेस। कॉम को जब रगड़ते हो आप बालों के साथ
तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, और ये क्यों होती है इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कॉन्टैक्ट बिटवीन द कॉम एंड हेयर रिजल्ट इन चार्ज, फ्रिक्शन बिटवीन कॉम एंड हेयर रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बिटवीन द कॉम एंड हेयर, एंड डी ऑप्शन जो है इंडक्शन बिटवीन द कॉम एंड हेयर। तो जब भी बच्चों कॉम को आप हेयर पे रगड़ते हो तो कॉम और हेयर के बीच में फ्रिक्शन होता है और उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और दोनों के ऊपर चार्ज जनरेट होता है। तो ये आपका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, अब बच्चों हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग ऑफ टू बॉडीज विच चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब दो बॉडीज को आप रब करते हो, एक बॉडी आपके पास ये है, एक बॉडी ये है, जब आप इन दोनों को आपस में रब करोगे बच्चों तो एक बॉडी से कौन सा पार्टिकल ट्रांसफर होकर के जाएगा दूसरी की तरफ। आपको पता ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, गेन करेगी। ठीक है, गेन। और एक बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी बच्चों, लॉस करेगी। जिस पे जो लॉस करेगी उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रोसेस में कौन सा पार्टिकल ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन। ये नीचे आंसर भी लिखा हुआ है वैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ठीक है ना, पार्टिकल याद रखना है। वैसे आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज जो क्रिएट होते हैं बॉडी पे वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं अपन। अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज by adding some electrons, by adding some protons to it, by removing some electrons from it, by removing some protons from it। तो हमें पता है कि बॉडी को चार्ज देने का काम इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है। तो बच्चों बॉडी को नेगेटिव चार्ज करने के लिए तो उसको इलेक्ट्रॉन जो है देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा तभी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो नेगेटिव चार्ज के लिए बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने। तो इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं अपन। What will happen when we rub a glass rod with silk cloth? Obviously ग्लास की रॉड है, उसको एक सिल्क के क्लॉथ पे, आपको मैंने पिछले एनिमेशन स्लाइड्स के अंदर दिखाया था, बाकी यहाँ पर अपन फिर डिस्कस कर देते हैं। ये ग्लास की रॉड है और ये सिल्क है, सिल्क और ये ग्लास। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों को अपन रब करेंगे तो सीधी सी बात है यहाँ ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे, और ग्लास से जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो ग्लास कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और सिल्क क्लॉथ जो है वो कैसा चार्ज हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो some electrons from the glass rod are transferred to the silk cloth. Glass rod get positive charge and silk cloth get negative charge. New charges are created. चार्ज कभी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। बोथ ए एंड बी करेक्ट। तो इसका आंसर हो गया ए और बी। क्यों होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क की तरफ ट्रांसफर हुए। यस, ये बात सही है। बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ग्लास के ऊपर तो ट्रांसफर होंगे तो ऑब्वियसली इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यस, तो ए और बी ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एक्वायर। जब दो बॉडीज को रब करेंगे तो दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन होगा। अभी अपन देख रहे हैं इतने सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बार बार एक ही बात चल रही है, तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, बी होगा। 11th नंबर क्वेश्चन। चार्ज इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एन एक्सपीरियंस। चार्ज की वजह से क्या होता है बच्चों, तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड जनरेट होते हैं। एक चार्ज जब रेस्ट में होता है, एक चार्ज जब स्टैटिक चार्ज है, जैसे कोई भी चार्ज है, एक चार्ज है ये रुका हुआ है तो इसके चारों ओर कौन सा फील्ड होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और जब ये चार्ज मोशन करने लग जाता है, चलता है, तो इसके चारों एक नया फील्ड और जनरेट हो जाता है जिसको अपन कौन सा फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टैटिक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मूविंग चार्ज से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड जनरेट होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड बाय इंडक्शन देन द बॉडी बिकम्स। अब बॉडी को इंडक्शन से, ये जैसे ये एक रॉड है और एक दूसरी बॉडी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इस रॉड के ऊपर, तो दूसरी इंडक्शन से जो बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप होगा तो आपको बताया जा चुका है एक सरफेस पे नेगेटिव होगा, दूसरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि इंडक्शन से जो बॉडी पे चार्ज डेवलप होता है बिकम न्यूट्रल्स, losses whole of the charge on it, does not loss any charge, losses part of the charge। तो जिस बॉडी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से चार्ज आता है ना तो वो अपना चार्ज लॉस करती है ना ही गेन करती है, बस इसके अंदर चार्ज का ट्रांसफर हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, इस वजह से एक सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये कोई भी चार्ज का लॉस नहीं करती थी। इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन सी होगा। ये बाकी जो ऑप्शन है ये कह रहा है न्यूट्रल हो जाएगी, नहीं न्यूट्रल कैसे हो जाएगी। ये बी ऑप्शन जो कह रहा है कि इस पर चार्ज लॉस होगा या चार्ज गेन करेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में ओनली चार्ज का मूवमेंट होता है, चार्ज ट्रांसफर भी नहीं होता है। चार्ज खाली वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट होता है उस बॉडी के अंदर ही। तो चार्ज के उस मूवमेंट की वजह से उस बॉडी के दोनों सर्फेसेस पे चार्ज डेवलप होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर अनदर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, द नेट चार्ज
एक्वायर्ड बाय द सिलेंड्रिकल कंडक्टर विल बी। अब ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पे है, और सिलेंड्रिकल कंडक्टर इज प्लेस्ड, ये एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है बच्चों, इसको रखा है एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के पास, ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है। तो फिर क्या होगा यहाँ पर, तो आपको पता ही है कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा तो इसके आउटर सरफेस पे ये पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ये कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज। इन आउटर सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इनर सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हमेशा इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप होता है, ये आपको ध्यान रखना था। अंदर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेट चार्ज एक्वायर बाय द सिलेंड्रिकल कंडक्टर। अब इस सिलेंडर का नेट चार्ज कितना है, तो सीधी सी बात है जितना माइनस डेवलप हुआ है और अपोजिट वाले सरफेस पे उतना ही पॉजिटिव डेवलप हो गया, इसलिए नेट चार्ज जो होगा इस सिलेंडर का बच्चों वो जीरो होगा, ठीक है, नेट चार्ज जीरो है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला जो है इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं अपन। इन सारे क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लें एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 14 नंबर क्वेश्चन, अ कंडक्टिंग स्फीयर इज नेगेटिवली चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एंटायर वॉल्यूम। क्वेश्चन कह रहा है कंडक्टिंग स्फीयर है और उसको नेगेटिव चार्ज दिया आपने। हमें पता है कंडक्टर को जब चार्ज देते हैं तो वो कहाँ रहता है, उसके सरफेस पे रहता है, अंदर नहीं जाता है कंडक्टर के अंदर, ठीक है ना। तो पूरा एंटायरली चार्ज जो होता है वो सरफेस पे होता है, इनसाइड नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि चार्ज इसके एंटायर वॉल्यूम में हो गया, नहीं, गलत है। बी वाला ऑप्शन कह रहा है चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर, सेंटर पे पड़ा है, यहाँ पे सेंटर पे थोड़ी चार्ज जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं, तो बी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। सी वाले ऑप्शन को देखते हैं अपन, चार्ज इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ स्फीयर, ये भी गलत है। और डी वाला जो ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन क्या कहना चाहता है उसको रीड कर लेते। द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, सही बात है, बिल्कुल पूरा चार्ज कहाँ पड़ा है, स्फीयर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसका आंसर कौन सा होगा बच्चों, डी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट 15th नंबर प्रॉब्लम, व्हाट वुड हैपन इफ टू आइडेंटिकल बॉडीज ऑफ अपोजिट चार्जेस कम इन कॉन्टैक्ट। अब आप दो अपोजिट, एक पॉजिटिव रॉड है मान लो, ये पॉजिटिव रॉड, ठीक है, और एक मेरे पास कैसी रॉड है बच्चों, ये जो दूसरी रॉड है इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों को आपने कांटेक्ट में ले आए, तो कांटेक्ट में ले आए तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है दोनों मिलकर के आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे, तो चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, इस पे इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव वाली पे इलेक्ट्रॉन कम है, नेगेटिव वाली पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, चार्ज को ऐड किया जा सकता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज कंजर्व होता है। डी वाली प्रॉपर्टी चार्ज की नहीं है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड और उनकी होती है, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है उनके लिए सुपरपोजिशन लगता है, स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए एडिशन वाली अलजेब्रिक सम वाली प्रॉपर्टीज़ लगती है, इसलिए सुपरपोजिशन ऑफ जो है वो चार्ज के लिए नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो कौन सा होगा, डी वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम चार्ज एज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब किस में जो है चार्ज की तरह यूनिट होता है सेम, ठीक है ना, यूनिट ऑफ चार्ज की तरह, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है इन दोनों पे सेम चार्ज होता है, ठीक है ना। जो चार्ज का जो मेन यूनिट है ई इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है, मिनिमम अमाउंट कह रहा है, चार्ज का यूनिट का मतलब मिनिमम अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे जो है इक्वल अमाउंट में चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर जो है ई की वैल्यू आपको पता है बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ये होता है 10⁻⁻19 कूलम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आता है अपन, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस ई इम्प्लाइज द लॉ। प्लस माइनस ई जो चार्ज होता है, कोई भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एन, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब एन टाइम्स किसका, ई का, और चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। तो ये कौन सा लॉ है बच्चों, क्यू इक्वल टू एन ई, तो ये चार्ज क्वांटिजेशन का लॉ है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखो ये कह रहा है एक पॉलीथीन पीस है जिसको रब किया आपने वूल पे और उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, कितना चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। मैं इस चार्ज की वैल्यू लिख लेता हूँ, Q इक्वल टू 6 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जरूर लगा देते हैं नेगेटिव। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, n निकालना है। तो बच्चों जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो अपन को एक फॉर्मूला पता होगा, सिंस क्या होता है, Q इक्वल टू NE। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके मैं आंसर निकालूंगा। तो यहाँ पर मैं अभी Q की वैल्यू रखूंगा, E की वैल्यू रखूंगा और मुझे n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
एक बार मैं वापस लिख लेता हूँ यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला NE। Q चार्ज कितना दिया है बच्चों पीछे देखो 6 इंटू 10⁻⁷। तो Q की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁷। मैं नेगेटिव साइन हटा देता हूँ, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन बॉडी ने गेन किया है। N और E की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब इसको आप अपॉन में भेज दो और N की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। इस 6 इंटू 10⁻⁷ इसके अपॉन में कौन आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹। बच्चों ये -19 जब ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा और -7 में +19 आप ऐड करोगे तो बच्चों 10 की पावर हो जाएगी 12। कितनी हो जाएगी 10 की पावर 12 हो जाएगी। और 6 का 1.6 में डिवाइड करोगे तो ये 3.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 का 6 के अंदर आप है ना 1.6 का डिवाइड करना बच्चों, आप ये डिवाइड करना तो 3.75 इंटू 10⁻12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 20th नंबर प्रॉब्लम। The number of electron that must be removed from electrically neutral silver dollar to give it a charge of 2.4 कूलम। सेम क्वेश्चन है, चार्ज दिया हुआ आपको 2.4 कूलम, इस बार पॉजिटिव चार्ज है तो आप समझ लो इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर से रिमूव किए गए हैं तभी पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, एन पूछ रहा है आपको, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास Q इज इक्वल टू NE। Q की वैल्यू तो हो जाएगी 2.4, N हमें नहीं पता और E की वैल्यू बच्चों कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है ना। अब इस n को नीचे भेज दो आप और n को नीचे भेज दिए हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको नीचे भेज लेता हूँ अगली स्लाइड पे। n इक्वल टू बच्चों ये क्या था एक बार देख लो 2.4 और इसमें किसका डिवाइड करना है हमें, इसमें हमें डिवाइड करना है ये 1.6, ये दिख रहा है आपको 1.6, इसको नीचे भेजना है बस 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है 10⁻⁹ ऊपर चला जाएगा, 1.6 का 2.4 में आप डिवाइड कर लेना बच्चों और आपके आंसर जो आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ आ जाएगा। ठीक है तो देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ होगा, ये बी वाला ऑप्शन 1.5 इंटू 10⁻⁹। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 1.5 इंटू 10⁻⁹। बच्चों ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपने की आप एक बार इनको पेपर पे खुद फुली सॉल्व करें बिना देखे। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें नेक्स्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अपन क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। थैंक यू बच्चों।